दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक करोड़पति बाप का बेटा जिसको एक भीख मांगने वाली लड़की पसंद आ जाती है, इसके बाद में आगे क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। एक समाज में अच्छा सा मैसेज आता है इससे। इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तराखंड का एक जिला है नैनीताल। नैनीताल जिला के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम महेंद्र सिंह होता है, उनकी पत्नी का नाम प्रेमा देवी है। जो महेंद्र सिंह थे वो बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास कई गाड़ियां थी, कंटेनर वगैरह बहुत सारी गाड़ियां चलती थी, बहुत सारी जमीन थी, दुकानें थी, फ्लैट थे, यानी कि करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास में। महेंद्र सिंह के 3 भाई थे। महेंद्र सिंह बीच के थे, एक भाई बड़े थे, एक भाई छोटे थे। और इन तीनों भाइयों के बीच में सिर्फ एक ही बेटा था महेंद्र सिंह का, जिसका नाम केशव था। ना कोई दूसरी बेटी थी महेंद्र सिंह के, ना कोई दूसरा बेटा था। महेंद्र सिंह का जो बेटा केशव था वो बहुत ही संस्कारी समझदार लड़का था। सभी से बहुत अच्छे से बात करता था। वो कुछ दिन तक तो पढ़ाई यहीं उत्तराखंड में ही करता है। इसके बाद में अपने पिताजी से कहता कि पिताजी, मेरा सपना ये है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और अपना खुद का हॉस्पिटल खोलूं, जिनमें हम गरीबों की मदद करें, गरीबों का इलाज करें, जिनका कोई आगे पीछे है नहीं, मैं उनकी मदद करूं। माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और एक तो अकेला बेटा, अब जो भी बेटा चाहेगा वो माता पिता करेंगे। अपने बेटा के इस सपने को पूरा करने के लिए पिताजी हाँ कर देते हैं, कहते ठीक है तुम डॉक्टर की पढ़ाई करो। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए केशव लंदन चला जाता है। लंदन में वो सारी डिग्री भाई पा लेता है जो भी एक अच्छे बड़े डॉक्टर बनने के लिए चाहिए होती है। जब दोस्तों केशव की सारी डिग्री लंदन में कंप्लीट हो गई डॉक्टर वाली, तो वो वापस अपने घर पे आ गया और बस अपने माता पिता के संपर्क में और यही बात करता है कि जल्दी से जल्दी मेरा खुद का हॉस्पिटल बन जाए, जिसमें हम जल्दी से जल्दी भाई लोगों को सेवा देने लगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, केशव के घर पे एक लड़की भीख मांगने के लिए आती है और उस लड़की की उम्र लगभग 17-18 साल के बीच में होती है। वो लड़की जब भीख मांगने के लिए आई तो बड़े अदब के साथ में झुक के सभी से प्रणाम करती है। केशव के माता पिता भी बैठे हुए, केशव भी बैठे हुए, और उसका इस तरह प्रणाम करना केशव को बहुत ज्यादा भा गया। और सबसे बड़ी बात कि केशव ने आज दिन तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी जितनी सुंदर वो लड़की जो भीख मांगने वाली सामने खड़ी है वो सुंदर थी। केशव उसको देखता ही रह जाता है। केशव के मन में ये बात आती है कि लड़की इतनी शिष्टाचारी समझदार कैसे हो सकती है, कितने अदब से इसने हम सबको प्रणाम किया, ऊपर से इतनी सुंदर। आखिर में इसकी क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये भीख मांग रही है? अब केशव के दिमाग में बस वही बात चलती। उधर वो लड़की भीख, जो भी उसके केशव की माता ने भीख दी, वो लेके वो तो चली जाती दूसरे घर में मांगने के लिए, लेकिन केशव के दिमाग में बस वही चीजें चल रही थी। ये भीख क्यों मांग रही? इतनी सुंदर है, भगवान ने इसको इतना सुंदर बनाया, किस्मत इतनी खराब क्यों कर दी? दोस्तों, केशव यही बात सोचता है। वो सोचता है कि काश फिर से वो लड़की आ जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लड़की से बात करूं। दोस्तों, होता है क्या है कि छठे दिन वो लड़की फिर से आ जाती भीख मांगने के लिए। केशव उसको देखता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। वो लड़की पहले की तरह फिर से झुक के प्रणाम करती है। केशव उससे पूछ ही लेता है कि आप ही बताओ कि आप इतनी हो अच्छी, इतनी सुंदर, संस्कारी, तुम्हारी ऐसे क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम भीख मांग रही हो? वो लड़की एक हल्के सुर में बोलती है कि बाबूजी, मजबूरी ही है, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। अगर मजबूरी ना होती तो हम भीख क्यों मांगते? दोस्तों, ऐसे करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव आगे की बात पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। जो भी केशव की माँ ने दिया उसको वो लेके चली जाती, दूसरे घरों में मांगती रहती। लेकिन अब की बार केशव बस इस बात के लिए बैठ गया कि अब हम इसके बारे में पता करके ही रहेंगे कि लड़की आखिर में क्यों भीख मांग रही है। ऊपर से रोने भी लगी जब मैंने इससे पूछा
केसव अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये लड़की भीख क्यों मांग रही। तो माँ उन्हें चिल्लाती हुई बोली, अरे भाई नहीं कुछ होगा इसलिए भीख मांग रही है, अब मैं क्या बताऊं कि ये भीख क्यों मांग रही। केसव कहता है कि माँ ये लड़की कहाँ पे रहती है। माँ कहती कि अरे भाई रहती होगी वहां रहती होगी, तुम्हें इन बातों उसे क्या लेना देना। भाई भीख मांगने आई भीख लेके चली गई, बाकी दुनिया भर की बातें क्यों सोच रहे हो। लेकिन दोस्तों केसव के दिमाग में वही चीज चल रही कि लड़की इतनी अच्छी है ये भीख क्यों मांग रही, आखिर में क्या इसकी मजबूरी है। मैंने इससे पूछा, ही रोने भी लगी। केसव मन में ही ठानता है कि अब हम छुपके से इस लड़की का पीछा करेंगे और देखेंगे, इसके बारे में पूरी बात जानेंगे कि लड़की कहाँ की रहने वाली है और ये भीख क्यों मांगती है। दोस्तों ऐसा ही होता है, केसव छुपके से उस रास्ते में बैठ जाता है जहां से उसको ये मालूम होता है कि वो लड़की भीख मांगने के बाद में लगभग शाम तक यहीं से निकलेगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो लड़की जब अपने घर के लिए जाने लगती है तो केसव भी छुपते छुपाते उस लड़की के पीछे जाने लगता है। देखा क्या कि लगभग केसव के गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे कुछ झोपड़ी रखी हुई हैं। उन झोपड़ियों में वो लड़की पहुंच जाती है। केसव भी छुपते छुपाते उन झोपड़ियों के पीछे पहुंच जाता है कि आज मैं इसकी सच्चाई तो जान ही लूंगा कि सच्चाई क्या है। दोस्तों क्या होता है कि वो लड़का छुप जाता है झोपड़ी के पीछे। क्या देखता है केसव कि वो लड़की जैसे ही झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है, उसके 2 छोटे छोटे भाई भाग के आते हैं और कहते हैं, दीदी क्या लाई हो, दीदी क्या लाई हो। उसकी माँ चारपाई पे पड़ी हुई है, उसके पिताजी तो दिख नहीं रहे। लेकिन केसव को अभी सारी बात समझ नहीं है। केसव ये नजारा देख रहा है कि इसके 2 छोटे छोटे भाई भाग के आए। वो कहते हैं, दीदी क्या लाई हो। वो कुछ रोटी लिए हुई थी, वो अपने भाई को देती है और कहती है, लो खा लो। भाई कहते हैं कि दीदी सब्जी नहीं मिली। तो वो रुदी हुई आवाज में, जो लड़की थी उसका नाम मानवी था, रुदी हुई आवाज में बोलती है कि आज किसी ने सब्जी दी ही नहीं। इतना कहके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। केसव जब इतनी बात सुनता है तो केसव भाव विभोर हो जाता है। केसव वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन केसव उस लड़की के घर पे बहुत सारा सामान लेके पहुंच जाता है, गाड़ी से उतरता है और उस लड़की को बुलाता है और वो सारी चीजें देने लगता है। लड़की पहले तो मना करती है कि बाबूजी आप ये सब चीजें क्यों लाए हो, लेकिन केसव बहुत ज्यादा जिद करता है तो वो लड़की सारी चीजें ले लेती है। लेकिन केसव ये कहता है कि बताओ तुम भीख मांगती हो, बाकी तुम्हारे मम्मी पापा वो क्या करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि बाबूजी मेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे थे, दूसरे के खेतों में, तो बिजली जो आकाशीय बिजली होती है वो गिर गई, उसकी चपेट में मेरे पिताजी आ गए। मेरे पिताजी की मौके पे ही मौत हो गई। पानी भरा हुआ था, कुछ दिन बाद की बात है, पानी भरा हुआ था, मेरी माँ पानी भरने के लिए गई, माँ मेरी रपट के गिर जाती है जिसकी वजह से मेरी माँ की रीढ़ की जो हड्डी है वो क्रैक हो जाती है। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, पिताजी भी चल बसे, मेरे पास पैसा भी नहीं है, हम कैसे इलाज करवाते। माँ का इलाज नहीं हो पाया जिसकी वजह से माँ चारपाई से उठ नहीं पाती है और हम ही अपने घर में बड़े हैं, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, वो अभी कुछ भी करने के लायक नहीं, जिसकी वजह से हम मजबूरी में भीख मांगते हैं। दोस्तों उस मानवी ने, उस लड़की ने जब ये बातें रो रो के बताई तो केसव का और भी दिल पसीज जाता है। ऊपर से पहले भी उसके मन में वो लड़की बस चुकी थी। लेकिन केसव क्या करता है, बीच बीच में उससे मिलने के लिए जाता, जो भी खाने पीने की चीजें थी वो उसको दे आता, कहता कि कोई भी किसी भी चीज की कोई कमी हो तो मुझे बता देना। लड़की भी बहुत ज्यादा एहसान मानती है कि बाबूजी हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे। ऐसे करते करते दोस्तों समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद केसव को ऐसा लगने लगता है कि लड़की जब भी हम इससे मिलते हैं ये बड़ी शिष्टाचारी समझदारी से बात करती है। अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूं तो ये मेरे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगी, निभा के रहेगी। ये ख्याल केसव के मन में आ जाता है। केसव ने लड़की से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने घर वालों से कहा, अपनी माँ से कहा कि माँ जो वो लड़की भीख मांगने आती है वो बहुत सुंदर लड़की है, बहुत ही शिष्टाचारी है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। अब जैसे ही ये बात माँ से कही, भाई माँ तो आग बबूला हो गई, क्योंकि भाई करोड़ों की संपत्ति, लड़का डॉक्टर पढ़ा लिखा, इतनी डिग्री वाला, और एक भीख मांगने वाली लड़की से शादी, बिल्कुल भी भैया धरती आसमान का फर्क। माँ आग बबूला हो जाती है। लेकिन केसव ने माँ को समझाते हुए कहा कि माँ वो कोई ऐसी चली फिरी लड़की नहीं है, वो लड़की बहुत ही शिष्टाचारी, बहुत ही समझदार है, उसके हालातों ने उसको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। अगर आप उसकी एक बार स्थिति देख लेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
एक बार उसके बारे में जान लो, इसके बाद जो भी आपका फैसला हो वो हम मान लेंगे। अब एक तो इकलौता बेटा, माँ बाप करें तो करें क्या, कभी कभी माँ बाप मजबूरी में कुछ चीजें करते हैं। लेकिन जब केशव बहुत ज्यादा दबाव देता है, अपनी माँ पे प्रेशर करता है कि माँ प्लीज मान जाओ, एक बार उससे मिल लो, तो केशव के माता पिता दोनों प्लान बनाते कि छुपके से हम भी देखेंगे कि क्या है इनकी स्थिति, क्या कैसे है। तो जैसे केशव गया था छुपके छुपाते, वैसे ही केशव के माता पिता भी उस लड़की के पीछे छुपते छुपाते जाते हैं। लड़की भीख मांग के जब अपने झोपड़ी में पहुंची, तो भाई दोनों भाग के आते हैं कि दीदी बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ मिला क्या। तो लड़की रोने लगती है कि भैया आज मुझे किसी ने कुछ दिया ही नहीं। लोग कहने लगते हैं कि रोज रोज मांगने आ जाती है। अब हम लड़की ठहरे, रोज रोज हम नए नए दूर दूर गाँव में कैसे जाएं। जिन गाँव में हम परसों गए थे उन गाँव में आज भी गए तो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे कि परसों तो तू लेके गई है, आज फिर लेने आ गई, किसी ने कुछ नहीं दिया। भाई दोनों छोटे छोटे कहते हैं कि दीदी बहुत ज्यादा भूख लगी है। मानवी कहती है कि थोड़ी चीनी रखी होगी, उसको ले आओ, हम तुम्हारे लिए शरबत बना दे, उस शरबत को पी लो। भाई कहने लगते हैं कि बहन तुम जब आई नहीं थी उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैंने उस चीनी से शरबत बना लिया और मैंने पी लिया। बहन रोने लगती है कि भाई ये हमारी स्थिति खराब है, कोई बात नहीं, पानी पी लो, हम पानी लाते, पानी पी के सो जाओ, सुबह हम उठेंगे फिर से किसी नए गांव में जाएंगे, तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। सभी भाई बहन पानी पी के लेट जाते हैं। जब माँ बाप ने ये चीज देखी तो उनकी भी आंखों से आंसू नहीं रुके। वो ये सोचने लगे कि अब जो भी हो, केशव को जो भी मंजूर हो वो हम करेंगे। माँ बाप सोचने लगे कि बेशक मेरे पास अथाह दौलत है, लेकिन हम लेकर के तो कुछ नहीं जाएंगे। अगर मेरे केशव को ये लड़की पसंद आ रही है, इनकी स्थिति ऐसी है, शादी करना चाहता है, कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे। और घर पे पहुंचते हैं, केशव से कहते हैं कि हाँ बेटा, सच में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, कोई बात नहीं, हम तो हैं पैसे वाले, तुम शादी करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। दोस्तों शादी की सारी तैयारियां होती हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं कि इनके लड़के की शादी नहीं हो रही, भिखारी की लड़की के साथ में शादी कर ली है, फलाना ढिकाना, बहुत सारे तरह तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन केशव के माता पिता ने ये पढ़ कर लिया कि मुझे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। केशव उस लड़की के पास में जाता है, कहता है कि मानवी तुम मुझसे शादी करोगी। मानवी चौंक जाती है, कहती बाबूजी कहाँ आप, कहाँ हम आपसे भला कैसे शादी कर सकते हैं। केशव मानवी की माँ से भी बात करता है। केशव ने पूरी तरह से समझाया कि ऐसा नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम दिल से तुम्हें अपनाना चाहते हैं। हमने तुम्हारी स्थिति को देखा, मुझे बहुत ज्यादा तरस आ गया। वैसे भी हम सोचते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, तो गरीबों के प्रति मेरा पहले से ही बहुत ज्यादा प्यार है। दोस्तों जैसे तैसे समझा के मानवी को अभी से केशव की शादी करवा दी जाती है। बड़े ही अच्छे तरीके से मानवी घर में पहुंच जाती है और अपने सास ससुर की सेवा करती है। इधर जो केशव था उसने अपना हॉस्पिटल भी बनवा लिया। इसके बाद में गरीबों की, जैसा कि उसने सोचा था कि हम गरीबों की मदद करेंगे, तो गरीबों की भी मदद करता है, जिनका कोई नहीं होता उनका इलाज करता है अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत है। और मानवी की माँ जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, चल नहीं पा रही थी, मानवी की माँ का भी इलाज उस हॉस्पिटल में हो जाता है जो केशव ने खोला हुआ था, जिससे मानवी की माँ भी सही हो जाती हैं। और बड़े अच्छे तरीके से केशव ने सारा इंतजाम कर रखा था, घर भी बनवा दिया और सब चीजें खाने पीने के लिए सब कुछ अरेंज करवा दिया, जिससे मानवी के माता और मानवी के भाई भी खुश रहने लगते हैं और मानवी भी अपने ससुराल में बड़े तहजीब के साथ में, बड़े अदब के साथ में रहने लगती है। वैसे जब केशव ने और केशव के माता पिता ने इस शादी के लिए हामी भरी थी तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन जब ये शादी हो जाती है, आगे जो सारी चीजें होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, तो जहां भी लोग सुनते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं कि महेंद्र सिंह इतने पैसे वाले हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपनाया जो भीख मांगती थी। इनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा समाज में एक अच्छा सा मैसेज जाता है कि ये देखो कोई गरीब है, मान लीजिए किसी के हालात अच्छे नहीं, तो जरूरी नहीं कि भाई उसकी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत हर किसी की होती है। तो भाई महेंद्र सिंह ने एक बहुत बड़ा काम ऐसा किया जिसमें लोगों को उन्होंने सिखा दिया कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, हर इंसान एक समान होता है, हर इंसान का जन्म एक समान होता है, हर इंसान का मरना एक समान होता है। तो फिर किस बात का घमंड है जब साथ में कुछ भी लेके जाना नहीं है, सब यहीं पे रह जाना है, तो कुछ अच्छे काम कर लो।
किसी की मदद कर लो। तो इस तरह महेंद्र सिंह और उनके बेटा केशव ने लोगों के साथ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों की मदद की। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो ये सोचते हैं कि हम अमीर हैं तो गरीबों की कोई इज्जत नहीं, गरीबों को बेइज्जत कर दो जब मन आए तब। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हर किसी की इज्जत होती है, हर किसी को सम्मान करना चाहिए। आपके दरवाजे पे कोई भी आ जाए, कैसा भी आए, सबका सम्मान करो। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। और जो भी मेरे भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पब्लिक करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए डे, तब तक ये बाय सभी को।